हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 3 यानी कि ब्लॉक 3 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले जो था लेक्चर 4 वो वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य से आने वाले प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है? तो इसका सही आंसर होगा बैगनी यानी कि वॉयलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य से आने वाले प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल यानी कि रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नीले और हरे रंग के विकिरणों में कौन सा रंग अधिक ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा नीला रंग। जैसा कि हमें पता है सूर्य का प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि जिस भी रंग का तरंग जितना अधिक होगा उसका जो ऊर्जा होगी उतनी ही कम होगी। तो इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो वॉलेट का जो तरंग दैर्ध्य है बहुत कम है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो इस हिसाब से जो लाल रंग का ऊर्जा होगी सबसे कम होगी और वॉलेट की मतलब बैगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो जैसे जैसे हम लोग वॉलेट से रेड कलर की ओर बढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा जो होगी कम होती जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ग्रीन के कंपेयर में ब्लू की जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अंतरिक्ष से प्रकाश को एकत्रित करके उसका अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाशीय खगोल विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तारों से रेडियो तरंगे निकलती है, इस तथ्य की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल जांस्की। इन्होंने सन 1932 में इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46, अंतरिक्षीय पिंडों से आने वाली तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा रेडियो खगोलिकी विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47, वे तारे जिनसे एक निश्चित सूक्ष्म अंतराल के बाद प्रकाश व रेडियो तरंगें निकलती रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा पल्सर तारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48, अपोलो मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49, कौन सा अंतरिक्ष यान सन 1983 में वरुण यानी नेपच्यून ग्रह के कक्ष को पार करके सौर परिवार से बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान बना? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी अंतरिक्ष यान पायनियर 10। यह पहला यान था जो कि सौर परिवार से बाहर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50, तारकीय प्रकाश के स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से कौन सी 4 जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा इससे तारों की संरचना, उसका तापमान और उसकी चमक और उसकी गति को पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तारों के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली रेखाओं की संख्या से तारों के तापक्रम का पता चलता है। तो अधिक तापमान वाले तारे के स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। मतलब जितना तापमान बढ़ता जाएगा उसमें रेखाओं की संख्या जो होगी उतनी ही कम होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी तारे के कोर का द्रव्यमान 1.4 m, जहां m का मतलब है सूर्य का द्रव्यमान, तो कोर का संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन उस स्थिति में पहुंचकर रुक जाता है जब उसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। द्रव्यमान की इस सीमा को क्या कहते हैं और इस प्रकार के तारों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान की इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं और इस प्रकार के तारों को व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी कि सफ़ेद बौना तारा कहते हैं। इस सीमा को अमेरिका में बसे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के नाम पर ही चंद्रशेखर सीमा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी कि सफ़ेद बौना तारों की चमक जब अचानक कई गुना बढ़ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नौ तारा यानी कि नोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54, जब किसी बड़े तारों जिसके कोर का द्रव्यमान 3 m से 15 m तक हो, जहाँ पर m का मतलब है सूर्य का द्रव्यमान, में विस्फोट होता है जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसे विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अधिनव तारा यानी कि सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55, यदि तारे का द्रव्यमान
20 m से अधिक हो तो इसमें लगातार संकुचन होता रहता है, जिससे इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें भी इससे बाहर नहीं आ सकती। ऐसे तारों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ब्लैक होल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 तारों की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहला जो होगा गैसीय बादल, फिर होगा आधी तारा, फिर होगा स्थिर तारा। ये अवस्था है तारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 सितारों की प्रारंभिक से अंतिम तक की प्रवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, पहला जो होगा प्रोटोस्टार यानी कि आधी तारा, फिर होगा रेड जायंट, फिर होगा सबसे लास्ट सफ़ेद बोना तारा। अब एक एक करके इन सभी के मतलबों को समझ लेते हैं हम। पहला है आधी तारा यानी कि प्रोटोस्टार। ये कैसे बनते हैं? जब आकाशगंगा में जब गैस के बड़े बड़े जब बादल होते हैं, जब वो गुरुत्वाकर्षण का एकदम सिकुड़ने लगते हैं, तो तारों की इस अवस्था को ही हम लोग प्रोटोस्टार यानी कि आधी तारा कहते हैं। इसका केंद्र जो होता है बहुत ही सघन हो जाता है, इसलिए इसको भ्रूण तारा यानी कि एम्ब्रियो स्टार भी कहते हैं। बी स्थिर तारे की बात करते हैं। ये कैसे बनता है? जब तारों का तापमान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, लगभग 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, तब आधी तारा में एक नाभिकीय क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन नाभिक केंद्र में मिलकर एक दूसरे के साथ हीलियम नाभिक बनाने लगते हैं। इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा तारों की सतह तक पहुंचकर प्रकाश, ऊष्मा और अन्य प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में विकिरित होती है। इस ऊर्जा के कारण क्या होता है बाहर की तरफ लगने वाला एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है तारे का सिकुड़ना तभी समाप्त होता है जब ये लगने वाला बाह्य बल जब आंतरिक बल से संतुलित हो जाता है। जब दोनों बल बराबर हो जाते हैं तब जो होता है तारों का सिकुड़ना रुक जाता है और वो लगभग एक अवस्था में आके स्थिर हो जाता है। इस अवस्था को ही हम लोग स्थिर तारा कहते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य है वो अभी स्थिर अवस्था में है, तो वो एक स्थिर तारा कहलाएगा। जी रेड जायंट। अब जैसे जैसे तारों का केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती जाती है, उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाता है। मतलब केंद्र से हाइड्रोजन उसका खत्म होता जाता है धीरे धीरे हीलियम में बदल के। इस तरह क्या होता है तारे के केंद्र में हाइड्रोजन कम हो जाता है और हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। और कुछ समय पश्चात क्या होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, जिससे क्या होता है कोर का दबाव कम हो जाता है और तारे जो होते हैं सिकुड़ने लगते हैं। अब तारा क्या होता है अपने बाह्य कक्ष में, मतलब उसके जो आउटर स्पेस में जो मौजूद हाइड्रोजन होता है वो उसका उपयोग करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है तो उसके ऊर्जा विकिरण की तीव्रता जो होती है कम होती जाती है और तारा जो होता है लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इस अवस्था को ही लाल दानव तारा कहते हैं। डी सफ़ेद बौना तारा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। सफ़ेद बौना तारा कैसे बनता है? जब किसी तारे का द्रव्यमान जो है 1.4 m से कम हो जाता है, तब उसके कोर का जो संकुचन है वो उस स्थिति में आके रुक जाता है जो लगभग जो होता है पृथ्वी के बराबर होता है। और इस प्रकार जो तारे बनते हैं उस प्रकार के तारों को कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी कि सफ़ेद बौना तारा। ये है ब्लैक ड्वार्फ स्टार। जब व्हाइट ड्वार्फ के कोर का हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो ऊर्जा व प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता और शीतल होकर ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। यानी कि जब व्हाइट ड्वार्फ स्टार ठंडा हो जाता है तो ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई? तो इसका सही आंसर होगा बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा था जैसा कि आज है? तो इसका सही आंसर होगा स्थायी अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड जो है हमेशा से ही ऐसा था, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एक साक्ष्य है? तो इसमें ऑप्शन 1 है ब्रह्मांड का विस्तार, दूसरा कॉस्मिक पृष्ठभूमि विकिरण, तीसरा क्वासर का निम्न घनत्व, चौथा प्रारंभिक मौलिक तत्वों की प्रचुरता। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4। तीसरा जो है क्वासर का निम्न घनत्व, इसकी जगह अगर हाई डेंसिटी होता तो इसका सही आंसर होता। क्वासर क्या होते हैं? क्वासर जो होते हैं बहुत दूर स्थित अंतरिक्षीय पिंड हैं जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 62
ब्रह्मांड के विशाल आकार, प्रकार, उद्भव और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि तारों से आने वाले प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल छोर की ओर स्थानांतरित हो तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका अर्थ है कि तारे जो हो रहे हैं हमसे दूर जा रहे हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, यह जो है कुछ तारों का स्पेक्ट्रम है, जिसमें ये जो काली लाइनें हैं वो हाइड्रोजन लाइन है। जब आप एक समय में इस हाइड्रोजन लाइन को नोट करेंगे और कुछ समय बाद जब चेक करते हैं तो आप देखेंगे पहले के कंपेयर में ये जो हाइड्रोजन लाइन किस तरफ मूव की। अगर ये ब्लू लाइन की ओर मूव करती है, इसका मतलब है कि वो तारे जो है पास आ रहे हैं पृथ्वी की ओर। और यदि ये रेड की ओर मूव करती है, इसका अर्थ है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मैच कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए का 4, यानी कि प्रकाशीय खगोल विज्ञान। ग्रहों, तारों और मंदाकिनियों से प्रकाश को एकत्र करके उसका विश्लेषण किया जाता है। बी रेडियो खगोल विज्ञान, इसका आंसर होगा 5, यानी कि ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न वस्तुओं से निकलने वाली रेडियो तरंगों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। सी अंतरिक्षीय वेधशाला, इसका सही आंसर होगा 2, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर जाने वाले उपग्रहों में उपकरण रखे गए। डी का होगा 1, यानी कि पड़ोसी दुनिया में उपकरण से भरे अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं। ई का होगा 3, यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली उल्काएं और अंतरिक्ष किरणों भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी जानकारी लाती है। इसे हम लोग अंतरिक्ष से आने वाले संदेशवाहक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यम यानी कि प्लूटो की कक्षा सौर परिवार के सामान्य तल से लगभग कितने अंश का कोण बनाती है? इसका सही आंसर होगा लगभग ये 17 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम इस फिगर में देखें तो सभी की कक्षा जो है एक ही प्लेन में है, लेकिन जो यम की कक्षा है, ये जो यम की कक्षा है वो अपने नॉर्मल प्लेन से लगभग 17 डिग्री टिल्टेड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 66, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम चुनें। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, उसके बाद है मंगल। अब इसका सही क्रम को यहाँ भी देख सकते हैं। सन के बाद सबसे पहला है मरकरी यानी कि बुध, दूसरा है वीनस यानी कि शुक्र, फिर तीसरा है पृथ्वी, फिर चौथा है मार्स यानी कि मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण, फिर है नेपच्यून यानी कि वरुण, फिर है प्लूटो। अभी तो प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, अब उसको ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह हैं जो अक्षों पर दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं? इसका सही आंसर होगा शुक्र एंड अरुण। इसके अलावा सभी ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68, एक ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया, जिसके कारण अब हमारे सौरमंडल में मात्र 8 ग्रह हैं, तो उस ग्रह का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा प्लूटो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कौन से ग्रह का अक्ष उसकी कक्षा यानी कि ऑर्बिट के लगभग लंबवत है? इसका सही आंसर होगा अरुण ग्रह की कक्षा जो है अपने ऑर्बिट की लंबवत है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितना कितना टिल्टेड है। जैसा कि आप देखिए अर्थ जो है 23 डिग्री लगभग वो टिल्ट है, वैसे ही यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह जो है वो लगभग 98 डिग्री टिल्ट है। अब इस फिगर में देखेंगे तो जो इसका ये ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के लगभग ये परपेंडिकुलर है, 98 डिग्री बनाता हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर होगा लगभग 2 × 10⁻33 ग्राम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73, सूर्य की सतह पर वे क्षेत्र जिनमें पाई जाने वाली गैस आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सूर्य कलंक यानी कि सन स्पॉट्स।
74 किस प्रेक्षण से पता चलता है कि सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमता है? इसका सही आंसर होगा सन स्पॉट से ही पता चलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 सूर्य की जिस सतह को हम देख पाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर का तापमान लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा लगभग ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रभा मंडल यानी कि कोरोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? इसका सही आंसर होगा मंगल यानी कि मार्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा शुक्र। आज के लिए इतना ही। अब बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।